आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाकिस्तान का इतिहास जानेंगे दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जानिए हिस्ट्री 1947 से लेकर अभी तक 2020 तक जानेंगे। इससे पहले का इतिहास मैंने कवर किया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री पे मेरे लेक्चर्स देखिएगा। भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है मैंने पूरी कवर की हुई है। तो इससे पहले बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, वो ऑलरेडी कवर्ड है। 30 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। हालांकि मैं आपको ओवरव्यू ज़रूर दूंगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इतिहास हम कवर कर रहे हैं। अब चैनल पे कुछ नए लेक्चर्स मैं लेके आऊँगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि दिसंबर तक 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। तो उसमें आपकी मदद चाहिए होगी, इस परिवार को और बड़ा करें। तो इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह मैं हूँ। टेलीग्राम पे हमारा ऑफिशियल चैनल है स्टडी ग्लोस के नाम से। वहाँ पे आप पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, तो इन लिंक्स को क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रोविंसेस हैं। देखिए, तो ज्योग्राफी है, ये हमारा ही पार्ट था। लेकिन अब देख ही सकते हैं बॉर्डर जो है वो भारत से शेयर करता है। और इधर अफगानिस्तान है, फिर ईरान है, ये ग्वादर पोर्ट है जो चाइना मिलकर डेवलप कर रहा है। और ये वाला एरिया बलूचिस्तान है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, ये वाला जो एरिया, इसको बलूचिस्तान बोला जाता है। इसकी कैपिटल है क्वेटा। बलूचिस्तान में आपको पता ही इंसर्जेंसी है। ये लोग अलग ही अपना प्रोविंस मांग कर रहे हैं, आज से नहीं बहुत टाइम से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, कमर्शियली सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, जहां पे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, वो है सिंध। क्योंकि ये पोर्ट है, कराची कैपिटल है सिंध की। और कराची जो है ये पोर्ट टाउन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत शहर है पाकिस्तान का। उसके बाद दोस्तों ये पंजाब आ जाता है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये पंजाब वाला है। पंजाब की कैपिटल है यहाँ पे लाहौर। पाकिस्तान की पहले कैपिटल लाहौर ही थी, अभी इस्लामाबाद कर दिया गया है। शुरू से उसकी कैपिटल जो है वो लाहौर रही है। तो पाकिस्तान में जैसे भारत में पंजाब है, वैसे पाकिस्तान में पंजाब है। फिर ये वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो इधर ये गिलगिट बाल्टिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर भी है। ये तो खैर हमारे ही था, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है। ओके, और यहाँ की कैपिटल है पेशावर। तो ये सारे एरियाज हैं पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों काफ़ी बड़ा है। इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है। और पाकिस्तान, और क्या बताऊँ आपको, पाकिस्तान में इस्लाम ऑफिशियल, हाँ, सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। ठीक है, आपको पता है कि इस्लाम जो है, अगर फॉलोअर्स की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, पहला क्रिश्चियनिटी है। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान ये पूरा का पूरा जो है ये हिमालयन रेंज है। तो यहाँ पे आपको बड़ी खूबसूरत घाटियां मिलेंगी। इंडस नदी भी यहीं से ही घुसती है। हिमालयन रिवर सिस्टम के 3 पार्ट हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र भारत में आती है, इंडस पाकिस्तान में जाती है, और यहां पे फिर अरेबियन सी में घुसती है। इंडस नदी से ही पाकिस्तान अपनी आपूर्ति पूरी करता है। इंडस वाटर ट्रीटी है ना 1960 में, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो ये पाकिस्तान के बारे में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हिस्ट्री को देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री की शुरुआत, देखिए शुरुआत तो वैसे ये पूरा का पूरा एरिया इतिहास है भारत का है। पाकिस्तान का मॉडर्न इतिहास जो है, मॉडर्न हिस्ट्री है, बहुत ही कोई नई नहीं है, पुरानी है। ये 1947 से अभी तक ये 70 साल का इतिहास है। तो कोई इतना नहीं है कि बहुत पुराना। 2000 सालों, क्या 5000 सालों से इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, है ना। और सारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में थी। तो पाकिस्तान के ये पूरा का पूरा एरिया भारत का ही था। महाजनपद की बात करें तो ये पूरा एरिया जो है महाजनपद में पहले आता था। उसके बाद फिर मौर्यंस ने इसको अपने कब्जे में लिया। अशोक तो पूरा अफगानिस्तान तक चले गए, वो एरिया भी आता था। फिर दोस्तों इतिहास आगे बढ़ता है, और ये एरिया जो है ये लगातार इंडियन रूलर्स के पास ही था, है ना, अनटिल एंड अनलेस जब यहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ। जब कैलिफेट्स का उदय हुआ तो कुछ टाइम के लिए ये पेशावर वाला जो एरिया है, एक्चुअली दोस्तों ये ना दरवाजा रहा है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यहां से ही सारे, यहां पे खैबर पास था, यहां से ही सारे इन्वेजन्स होते थे। तो जब इस्लामिक इन्वेजन भारत में हुआ, यहीं से ही आए थे, सब के सब यहीं से आते थे और भारत में घुसते थे। ये एक दरवाजा था, दरवाजे को बंद करना बड़ा जरूरी था। तो हुआ क्या दोस्तों, कि जब भारत में मोहम्मद अफ गजनी आया, हालांकि मोहम्मद बिन कासिम से इन्वेजन हुए थे लेकिन उसके बाद कंट्रोल कर लिया था। फिर मोहम्मद अफ गजनी आया, गजनी ने भारत को इन्वेट किया। लेकिन जब महमूद घोरी आया, तब हम देखते हैं कि भारत में रियल इस्लामिक रूल जो है इस एरिया में शुरू हो गया। और फिर स्लेव डायनेस्टी शुरू की। स्लेव डायनेस्टी दोस्तों 1206 से शुरू हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक आए। अब 1206 से जब स्लेव डायनेस्टी आई, तो जब बलबन आया, बलबन ने 1964 1964 में, 1964 ही था ना, 1964 में, अरे 1964 बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, 1264 में, कमाल ही कर रहा हूं मैं। 1264 में जब बलबन ने सत्ता संभाली तो इस एरिया को फोर्टिफाई करना शुरू किया।
उसको पता था कि ये पेशावर वाले एरिया से यहीं से ही सब कोई घुसता है, तो सबसे पहले यहां पे फोर्ट बनाओ, यहां पे किलेबंदी करो। ठीक है, और किले का मेन पर्पस यही था ना कि फौज तैनात होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन वहां से होता था, तो इस एरिया को थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया गया। और ये फिर चलता रहा, लेकिन तब भी इन्वेजन होते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो भाई पूरा का पूरा एरिया भारत के ही पास था। ठीक। उसके बाद दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो फिर जब ब्रिटिशर आए, ब्रिटिश जब भारत में आया 1857 में, जब ब्रिटिशर की अथॉरिटी हो गई, तो ये वाला एरिया एक अलग प्रोविंस बन गया। ठीक है, पूरा अलग ही प्रोविंस बन गया। और फिर हम देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान की टसल शुरू होती है। पाकिस्तान में लाहौर था, भगत सिंह जो कॉलेज थे वहां पे, भगत सिंह वहां से पढ़े, सुखदेव वहां से, बड़े फ्रीडम फाइटर्स वहां से निकले। पूरा ये एरिया पंजाबी कहलाता था। ठीक है ना, ये पूरा पाकिस्तान और भारत का पंजाब सब एक ही था, है ना। तो पंजाब बहुत बड़ा था, पूरा एरिया पंजाब कहलाता था। अब मोहम्मद अली जिन्ना का उदय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखो मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात करें तो ही वॉज टोटली ब्रिटिश, बाहर से पढ़ के आए थे, समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इनकी बीवी तक कहती थी कि इनको हम आज तक समझ ही नहीं पाए। बहुत कम लोगों को पता है कि जिन्ना बहुत ज्यादा इस्लाम को नहीं मानते थे। यस दैट इज ट्रू, बाद में मानने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं है नमाज 5 टाइम नहीं अदा करते थे। मतलब जो होता है ना पाकिस्तान के जो रूल्स है जो कुरान में लिखे हैं, वो इतना ज्यादा जिन्ना जो है वो फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आए थे। इनफैक्ट उनको लोगों से भी ज्यादा मिलना जुलना नहीं पसंद था, ये इनके किताबों में लिखा है। ठीक है, आप चाहे तो पढ़ लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। वो बिल्कुल, इनफैक्ट वो ज्यादा गरीबों से भी नहीं मिलते थे, क्योंकि भाई हमेशा सूट बूट में रहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना पहले थे सेक्युलर, इनकी सेक्युलर इमेज थी। मुस्लिम लीग 1905 में बन गई, क्योंकि भाई भारत में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, तो इधर लगा कि भारत के हिंदुओं को सब मिल रहा है, भैया हमको नहीं मिल रहा है, तो यहां पे मुस्लिम लीग भारत में बना दी। ठीक है, 1905 में। और ब्रिटेन ने पूरा सपोर्ट किया। थे ब्रिटिश ने बड़ा चालाकी से खेला है, और ब्रिटेन ने ही ये सब कुछ खेल किया है। तो अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग आई, लेकिन जिन्ना बैरिस्टर बन के लौटे, यहां पे आए, बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर था। और यहां तक वो बोलते थे कि मेरा जन्म बॉम्बे से आते थे जिन्ना, मेरा जन्म यही हुआ है, यही मैं मर जाऊंगा। वो भारत के लिए जीते थे मोहम्मद अली जिन्ना, और सेक्युलर थे, बड़ा ही इनकी शुरू में सेक्युलर इमेज थी। और काफी ज्यादा मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ में लाने का काम मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया है। लेकिन अब 1920 के बाद से अब जिन्ना जो है वो धार्मिक रंग लेंगे। इनकी सेक्युलर छवि अब बिल्कुल बिगड़ेगी, क्योंकि इकबाल से थे प्रेरित। देखिए इसका बहुत बड़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में गांधी जी की एंट्री होगी, तो जब गांधी जी आए, जिन्ना ओल्ड स्कूल थे, जिन्ना मॉडरेट लीडर थे। जैसे पहले मॉडरेट्स बोलते थे ना कि हम कानून हम नहीं चाहते कि ब्रिटेन जो है वो बाहर जाए, क्योंकि भाई जिन्ना ब्रिटिश से पढ़ के लौटे थे। तो जो ब्रिटेन से आया था, इनफैक्ट कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ये नहीं बोलते थे कि ब्रिटेन बाहर जाए, वो बोलते थे कि हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ब्रिटेन भारत में ही रहे और साथ में मिलकर हम भारत को अच्छा बनाएंगे। जिन्ना भी उसी कैटेगरी में आते थे। गांधी जी के किसी भी मूवमेंट को जिन्ना ने सपोर्ट किया ही नहीं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा फिर जिन्ना की बायोग्राफी हो जाएगी ये, लेकिन आप समझिए 1930 में हम देखते हैं जब लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ, मतलब 1929 में, तब जिन्ना को पहली बार लगा कि यार मुझे तो किराना किनारा कर दिया। हालांकि उस समय मुस्लिम लीग में कोई लीडर नहीं था, जिन्ना को घसीट के लेके आई। जिन्ना बाहर चले गए थे, वापस चले गए थे इंग्लैंड, वहीं पे अपना बैरिस्ट्री, वो वहीं पे अपना केस वेस लड़ रहे थे। उनको कहा कि क्या ठीक है, सब संभाल रहे हैं, मेरी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग खींच के जिन्ना को दोबारा लेके आया कि हमको लीडर चाहिए। और उसके बाद इसमें जिन्ना ने अपने पॉइंट्स दिए, उनके नहीं माने गए। जिन्ना, तब ये शुरुआत हो गई थी 1930 में ही, ये शुरुआत हो गई थी। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन अभी तक पास नहीं हुआ है, लेकिन हां मुस्लिमों को ज्यादा राइट चाहिए। उसके बाद दोस्तों बड़ी लंबी लड़ाई चली। अब ये सब मैंने कवर किया है हम, क्योंकि 1947 से मेन हिस्ट्री देखेंगे। जिन्ना जो है उन्होंने अल्टीमेटली इकबाल से बड़े प्रेरित थे, और इकबाल तो पाकिस्तान पाकिस्तान कहते थे। चौधरी रहमत अली खान ने पाकिस्तान वर्ड बनाया कि भैया मुस्लिमों को एक अलग देश दे दो। 1935 में दोस्तों जब इलेक्शन हुए और जब जिन्ना हारे, तब इनको पता चल गया, तब वो पूरा इस्लामिक में चले गए। इस्लाम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब धार्मिक रंग दे दिया। पहले सेक्युलर थे, अब बिल्कुल धार्मिक रंग दे दिया। 1940 में फिर आपको पता है ये लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ, और उसके बाद फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसको बोला जाता है कि लड़के लेंगे पाकिस्तान। फिर दोस्तों बड़ी लंबी क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जिन्ना ने पार्ट नहीं लिया, और जिन्ना बोलते थे कि हाँ बिल्कुल, क्या, क्योंकि इधर भारत का ये मानना था, भारत अब चाहता था कि हमको पूरी आजादी मिले, टोटल इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो डोमिनियन स्टेटस की बात चली गई थी। लेकिन जिन्ना का बोलना था कि बिल्कुल हम आजादी लेंगे, क्यों नहीं आजादी लेंगे, बस पाकिस्तान अलग कर दो।
तो दोस्तों बहुत कुछ हुआ, फिर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इतनी टसल के बाद, अब देखिए पार्टीशन जो है ना, ये बड़ा ही जटिल मुद्दा है। इसमें बहस, इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क दिए जाते हैं, लेकिन भारत का पार्टीशन हुआ और उसके बाद दो देश बन गए 1947 में। एक रहा पाकिस्तान और दूसरा रहा भारत। ये दो देश हो गए। अब पाकिस्तान का इतिहास जो है वो शुरू होता है। अब देखिए पाकिस्तान 1947 से बना। अब जितने भी यूरोपियन नेशंस थे, इनफैक्ट यूएसए भी, आपको जान के हैरानी होगी कि सन 2000 तक अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। अमेरिका शुरुआत से पाकिस्तान के साथ था, भारत के साथ नहीं था। यूरोप भी पाकिस्तान को ज्यादा फेवर करता था, क्योंकि उनको सबको लगता था कि पाकिस्तान जो है वो एक ज्यादा स्टेबल कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान में धर्म एक है, सब कुछ एक है, पाकिस्तान ज्यादा स्टेबल है। भारत हो सकता है बहुत ज्यादा चले ना, विंस्टन चर्चिल तो बिल्कुल बोलते थे कि भारत चलेगा नहीं। लेकिन दोस्तों शायद लोग समझ ही नहीं पाते कि हम डेमोक्रेसी आज से नहीं है, हम बहुत सालों से डेमोक्रेसी, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारी डेमोक्रेसी चलती आ रही है। तो तब से भारत पूरा स्टेबल है, और धीमे धीमे पूरी दुनिया ने ये माना, और फिर हम लीडरशिप की तरफ भी गए। तो पाकिस्तान का 1947 में जिन्ना का ये जो सपना था ये पूरा हो गया। अब देखिए दो पाकिस्तान बनाए गए। आज का जो बांग्लादेश है, जिसको बोला गया ईस्ट पाकिस्तान, और वहां का वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग थे जो इस पार्टीशन का विरोध कर रहे थे। दोस्तों पार्टीशन ऑफ इंडिया ये काला अध्याय है। अगर आप इतिहास की बात करें, लाखों लाखों लोगों की जाने गई, मुस्लिम्स मारे गए, हिंदू मारे गए, सरदार सिख मारे गए, बड़ी दिक्कत थी दोस्तों। इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा प्रोसेस पूरा हुआ। फिर आपको पता है कि 1947 में भारत के जो, मतलब इधर भारत को यूनाइट करना भी तो बहुत बड़ा चैलेंज था ना, कि भारत में भैया 565 रियासतें, जिसमें से 4 ने तो बोल ही दिया था कि हम या तो अलग रहेंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। बट वो भी मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल की गजब की लीडरशिप ने भारत को इंटीग्रेट किया, और फिर पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया और भारत जो है अलग हो गया। अब दोस्तों शुरू होता है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल ड्रामा। देखिए पॉलिटिकल ड्रामा की बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी की तरह आया था, ठीक है। इधर ईस्ट पाकिस्तान की बात करें, तो ईस्ट पाकिस्तान जो है वहां पे दिक्कतें शुरू हो गई थी, क्योंकि जिन्ना ने बोला था कि हम तो उर्दू लगाएंगे। अब ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां पे बंगाली मुस्लिम रहते हैं। इधर शेख मुजीबुर रहमान का भी ईस्ट पाकिस्तान में, ध्यान दीजिएगा जब भी मैं ईस्ट पाकिस्तान बोलूं आप बांग्लादेश समझेंगे, क्योंकि आज का बांग्लादेश उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था। तो देखिए वो बंगाली है, बंगाली मुसलमान है, बंगाली बोली जाती है। भाषा को बहुत ही सोच समझ के इंपोज करना है। उर्दू लगा दी कि हर कोई उर्दू बोलेगा, बस शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग खड़ी हो गई, ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी बनी, और अब शेख मुजीबुर रहमान लगातार 1971 तक मूवमेंट चलाएंगे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को सेकेंड क्लास सिटीजंस समझा जाता था। भर भर के यहां पे रिसोर्सेज आते थे और बदले में इनको कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो ईस्ट पाकिस्तान का मूड खराब होगा, और 21 साल बाद 1950 से बोल रहा हूं, यह आजादी ले लेगा भारत की मदद से। भारत अगर नहीं होता, आई एम रियली सॉरी, वो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा था, भारत अगर नहीं होता तो यहां पे आजादी नहीं मिलती। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। तो अब दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना बने। मोहम्मद अली जिन्ना का देहांत हो गया बहुत ही जल्द, ठीक है, 1948 में ही। फिर हम ये देखते हैं प्रधानमंत्रियों की शुरुआत होती है। लियाकत अली खान है। 1947 में इन्होंने पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, और 1951 में इनको असैसिनेट कर दिया। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, 5 साल का कार्यकाल आज तक पाकिस्तान में कोई पूरा कर ही नहीं पाया है। कोई भी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान में जो भी लीडर आता है, या तो उसको मार दिया जाता है, या तो उसकी बड़ी विवादास्पद तरीके से मौत हो जाती है, या फिर वो देश निकाला कर दिया जाता है, या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में कुर्सी लेना भी बड़ा सिरदर्दी है, ठीक है। अब पता नहीं इमरान खान है उनका क्या हो, बट आप समझिए कि लियाकत अली जो है वो आए सबसे पहले 1947 में, ये प्रधानमंत्री बने। अब 1958 तक तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक रहा। 1947 से 58 तक ठीक इन द सेंस की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक नेशन था, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान में रही, अभी भी डेमोक्रेटिक नेशन है। लेकिन 1958 में हो गया तख्ता पलट। 1947 से लेकर 58 तक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। यहां पे सबसे पहले लियाकत अली खान आए, फिर ख्वाजा नाजिमुद्दीन आए, फिर मोहम्मद अली बोगरा आए।
अब दोस्तों 1955 से लेकर 58 तक जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया था कि इतनी जल्दी तो मैं धोती नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। एक प्रेसिडेंट आए थे यहां पे सिकंदर मिर्जा करके। सिकंदर मिर्जा जो बड़े एक थोड़े से इनसिक्योर टाइप के थे, उनको लगता था कि ज्यादा मतलब प्रेसिडेंट थे वो, राष्ट्रपति थे, उनको ऐसा लगता था कि ज्यादा जो है वो देना नहीं चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री उनको कुछ भी खतरा लगता था तो वो प्रधानमंत्री को ही हटा देते थे। प्रेसिडेंट के पास इतनी ताकत थी कि प्रधानमंत्री और सरकार को बर्खास्त कर दे। तो ऐसा था उनका। तो 1955 में गिनते रहिए, चौधरी रहमत अली, चौधरी मोहम्मद अली, फिर 1956 में हुसैन सोहरावर्दी, फिर 1957 में इब्राहिम इस्माइल चुंदरीकर, फिर 1957 में फिरोज खान नून। 5 प्रधानमंत्री आए और गए। इतनी जल्दी प्रधानमंत्री बदले गए हैं। इस्कंदर मिर्जा को यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। अब इस्कंदर मिर्जा के साथ एक इंसान थे जिनका नाम था अयूब खान। ये मिलिट्री लीडर बने, जनरल बने, मिलिट्री जनरल थे और ये मिलिट्री को संभालते थे। अभी तक पाकिस्तान को लगा कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस्कंदर मिर्जा के पास पूरी ताकत थी। इस्कंदर मिर्जा को यह लग रहा था कि अयूब खान बहुत ही भरोसे लायक इंसान है, कभी भी वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो मुझे खतरा दे। बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन जब 1956 में और ये पूरा जो प्रकरण है वो शुरू हुआ, ये तो साफ पता चल गया कि पाकिस्तान में बहुत कुछ गड़बड़ अब होने वाली है। चूंकि दोस्तों यहां पे अयूब खान और इस्कंदर मिर्जा की ज्यादा बनती नहीं थी, बाद में नहीं बनती थी। अयूब खान को लग गया होगा कि मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। इस्कंदर मिर्जा ने 1958 में मिलिट्री रूल लगा दिया। अक्टूबर 1958 में ये जो छोटा सा डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान में, 11 साल का डेमोक्रेटिक टेन्योर था, खत्म हो गया वो। और अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चालू हो गया। समझ गए? पाकिस्तान में जनरल अयूब खान आ गए। इनको पूरा जो लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब जो मार्शल एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इस्कंदर मिर्जा ने इनको अपॉइंट किया। जनरल अयूब खान ने बोला आपका वक्त आ गया, आप निकल लो। इस्कंदर मिर्जा ने बड़ा भरोसा किया था अयूब खान को और अयूब खान को ही भगा दिया, क्वेटा गए और फिर वहां से बाहर ही चले गए, मतलब पाकिस्तान छोड़ के भगा दिया ताकि अयूब खान को कोई खतरा ना रहे। अब दोस्तों 1958 से लेकर 1965 तक पाकिस्तान में जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। मेरे ख्याल में ये 7 साल शायद आज तक के पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन साल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने बहुत सारे रिफॉर्म चलाए, अनएम्प्लॉयमेंट घटाया। पाकिस्तान यहीं से अब्दुल सलाम जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो आए, पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो गए। पाकिस्तान में जो जीडीपी है वो बढ़ने लगी। पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि उनके लिए बहुत अच्छा रहा। तो ये प्रोग्रेसिव ईयर थे। इकोनॉमी खोली, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, लिबरल रिफॉर्म लेके आए। ठीक है, अयूब खान का आना पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन ये याद रखिएगा एक ही देखिए, जब अयूब खान आए थे आप ऐसे नहीं आ सकते। पब्लिक जिस दिन पब्लिक दोस्तों मूड खराब होता है ना, उस दिन पब्लिक आपको खड़ा के फेंक देगी। तो ये अयूब खान को पता था। उन्होंने 1960 में एक रेफरेंडम करवाया और पब्लिक ने अयूब खान को फिर चुना। ठीक है, अब दोस्तों 1964 तक सब कुछ बढ़िया रहा। फिर दोस्तों आपको पता ही है कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया और उसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। अब जब जनरल अयूब खान वापस आए हार का सामना करके, यहां तक तो पाकिस्तान ने जबरदस्त डेवलपमेंट किया। ध्यान दीजिएगा, ये पहला जो है, अगर हम बात करते हैं 1958, ये पहला मिलिट्री रूल था जो अयूब खान ने किया। 1958 से 71 तक रहा। तो अब हम ये देखते हैं कि जब जनरल अयूब खान, शुरुआत में तो बहुत ही बढ़िया रहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जब सेकेंड टेन्योर था अयूब खान का 1965 के बाद से, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टी, एक्टिविस्ट सब के सब एक साथ आ गए और पाकिस्तान में विद्रोह होने लगा। पाकिस्तान में यह बोला जाने लगा कि भैया आपने बहुत रूल कर लिया, अब दूसरों को मौका दो, इलेक्शन करवाओ, क्योंकि जनरल अयूब खान इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। और अल्टीमेटली अयूब खान को भी यह लगा कि शायद इलेक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि अयूब खान बाद में प्रेसिडेंट हो गए। 1962 से 69 तक पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक रहा और 1969 में हम देखते हैं कि अयूब खान ने इस्तीफा दिया और अयूब खान ने फिर इलेक्शन करवाए। इलेक्शन क्या मतलब, इस्तीफा दिया और फिर याया खान है, वही याया खान जो 1971 में लीडर थे। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। अब दोस्तों 1971 में हम देखते हैं कि बांग्लादेश कट के अलग हो गया। भारत ने मदद की। मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो रहा था।
अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की सेकंड क्लास सिटीजन इनको समझा जा रहा था, यहां पे 1970 में इलेक्शन हुए, 1970 में इलेक्शन होंगे ना, 1970 में इलेक्शन हुए, पाकिस्तान की आवामी लीग जिसके शेख मुजीबुर रहमान अध्यक्ष थे वो जीत गए, ईस्ट पाकिस्तान में भी जीते, और पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वहां पे भी चुन के आ गए। ठीक है, पाकिस्तान में भी बाई कैमरल है ना, पाकिस्तान की असेंबली को मजलिस ए शोरा बोला जाता है, जो इनकी पार्लियामेंट है बाई कैमरल है। ऊपर वाला हाउस है वो है सेनेट, नीचे वाला है नेशनल असेंबली। तो पाकिस्तान, और 1973 में भी कानून भी चेंज होगा, तो पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में भी चुन के आई, यानी कि विदाउट आवामी लीग आप सरकार ही नहीं बना सकते। अब जिस जिस एरिया को वो सेकेंड क्लास सिटीजन मानते थे वो पॉलिटिकल पार्टी चुन के आ गई, क्या कर सकते हैं। मूड खराब हुआ यहां पे, हटाओ सब कुछ, एक साइड से लोगों को मारना, महिलाओं का रेप करना, और पूरा ही जेनोसाइड शुरू होता है। ये फरवरी से शुरू हो गया, तो 1971 फरवरी से शुरू हो गया, जनवरी से शुरू हो गया। ऑपरेशन सर्च लाइट और बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए, टिक्का खान को बुलाया गया, तो टिक्का खान ने तो इंसानों के टिक्के बनाने शुरू कर दिए। जनरल टिक्का खान आए और बहुत दोस्तों बड़ी दिक्कत हुई। ठीक है, तो भर भर के वहां से भारत में आने लगे लोग, डर लगने लगा कि यार अब क्या करें, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भारत से यार रेफ्यूजीज क्राइसिस हो गई भारत में। तो दिसंबर 1971 में भारत ने फिर बांग्लादेश की मदद की, और उसके बाद 3 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ। 16 दिसंबर को बधाई हो बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया। तो 1971 आते आते यानी कि दोहरी मार पड़ी यहां पे। जब 1971 आया, मार्शल लॉ खत्म हुआ, और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एक नया सवेरा आता है। भले ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में दोबारा डेमोक्रेसी लौट आई। तो ये फर्स्ट जो मिलिट्री एरा है वो खत्म हुआ, और फिर हम देखते हैं पाकिस्तान में चुन के आया जुल्फिकार अली भुट्टो। मैं थोड़ा सा आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी बता देता हूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ठीक है, पीएमएल जिसको बोला जाता है। और दूसरी है आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की ही पार्टी है, और ये 1960 में ही बनाई गई थी। और अभी जो इमरान खान की पार्टी है, यही दो पार्टी मेन है। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की कांग्रेस को देखा जाए, भारत में कांग्रेस है, उसी तरह पाकिस्तान की मुस्लिम लीग है, ये सबसे पुरानी पार्टी है। और अगर जैसे बीजेपी है यहां पे, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और अब इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ है, वो अलग है। तो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। अब जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो भैया 1973 में आए जुल्फिकार अली भुट्टो चुन के। यस, जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ा जोर शोर से ढोल नगाड़े बजा के आ रहे थे, वो पाकिस्तान में आ गए। एक और चीज हुई थी दोस्तों इसी दौरान, 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। जब हमने पाकिस्तान को हराया था 1971 में, तो पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों का सरेंडर था। इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर है ये। तो हमारे इतने सैनिक, पाकिस्तान के हमारे पास इतने सैनिक थे, हम चाहते तो उनको नहीं छोड़ते, आज भी उनको बंद रखते। लेकिन इधर जुल्फिकार अली भुट्टो भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, ठीक है, इस तरीके से आए और झोली फैला के आए। और उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बोला कि प्लीज मैडम आप, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, शिमला एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम सब कुछ अपने हिसाब से सुलझाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर की मुद्दा, उस समय कश्मीर का मुद्दा भी तूल पकड़ रहा था, कश्मीर के मुद्दे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप ये सारे जो एरिया है और जो आपके पास हमारे सैनिक है उसको वापस कर दीजिए। अब भाई भारत ने ये कर दिया। अब यहाँ पे अयूब खान, तो अयूब खान कह रहा हूँ, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो का भी इतिहास कमाल का रहा है। कमाल की बात करें तो उनके जो पिताजी थे शाह नवाज भुट्टो, वो तो जूनागढ़ के प्रधानमंत्री थे, जो जूनागढ़ के नवाब के मेन काउंसलर थे। ठीक है, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो यहां पे तो हाथ फैला के आए। जब पाकिस्तान वापस गए तो उन्होंने बोला देखो भारत ने हमको हराया और उसके बावजूद मैं अपना सब कुछ वापस ले आया। लेकिन दोस्तों ये खाली खुशी क्षण भर की थी, क्योंकि 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो आ गए। अब बेटा जब जुल्फिकार अली भुट्टो आए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये है जनरल अयूब खान, ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री। जनरल अयूब खान बहुत ही लंबे चौड़े थे, लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे। तो लाल बहादुर शास्त्री हमेशा सर उठा के बात करते थे और अयूब खान सर झुका के बात करते थे। और ये ताशकंद एग्रीमेंट था, 1965 ने भारत में बहुत बड़ा एरिया ले लिया था। लेकिन हमारी एक दिक्कत रही है कि जब भी हम टेबल पे आते हैं हम उस एरिया को गवा देते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि सेकंड डेमोक्रेटिक एरा 1971 से 77, अब फिर इलेक्शन होंगे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो चुन के आए। जुल्फिकार अली भुट्टो 1973 में चुन के आए, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिया उल हक को
उनके ऊपर हद से ज्यादा भरोसा कर लिया। देखिए, अभी तक एक बार ये मिलिट्री एरर रहा था, तो ये तो वहां के लीडर्स को समझ में आ गया था कि हम कोई भी स्ट्रांग मिलिट्री लीडरशिप नहीं चाहेंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देखिए, अगर मिलिट्री ताकतवर हुई और अगर मीडिया स्वतंत्र हुआ, तो ये बहुत बड़ा खतरा होता है। जो डिक्टेटर्स होते हैं उनको ये नहीं चाहिए। मिलिट्री स्वतंत्र हुई, मतलब मिलिट्री ज्यादा ताकतवर हुई तो तख्ता पलट हो जाएगा। मीडिया स्वतंत्र हुआ तो पब्लिक विद्रोह कर देगी। कहीं पे भी आप देखेंगे ये दो पैटर्न आपको समझ में आएंगे। मिलिट्री को ये ज्यादा ताकत देते ही नहीं है। तो इतना तो समझ में आ गया था। जिया उल हक, जो कि बहुत अच्छे परिवार से नहीं आते थे, यही भारत में ही जन्मे थे, और उसके बाद जिया उल हक का ऊपर आना, ये दोस्तों बड़ी गजब की स्टोरी है। जिया उल हक के बारे में आप पढ़िएगा। वो इतने हम्बल इंसान थे, इतना ऐसा था कि आप कहते ना कि आप जब इंसान से मिलते हैं, अरे कैसे हैं सर, अरे नहीं, सब आपकी कृपा है, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आपको लगता है इससे अच्छा तो मैंने जिंदगी में कोई इंसान देखा ही नहीं यार। कहां थे अच्छे लोग, तो यही है। ऐसे थे जिया उल हक। कोई उनके घर जाता था, एकदम हाथ पकड़ के बाहर तक छोड़ने जाते थे, और जो भी, हाँ बहुत बढ़िया आइडिया है बेटा, हम यही इंप्लीमेंट करेंगे। इतने चालाक इंसान थे, इतने चालाक, अंदर अंदर कुछ और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, चालाकी भरी पड़ी थी जिया उल हक में। किसी ने यह नहीं सोचा था कि जिया उल हक तख्ता पलट कर देंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो से इनके जो एडवाइजर थे वो बोलते थे, सर इस इंसान को आप देखिए, आप जो इतनी ज्यादा छूट दिए रहे हैं, मुश्किल हो सकती है आपको। तो जुल्फिकार अली भुट्टो बोले, क्या ये इंसान बहुत पढ़ा लिखा है? नहीं। क्या इसको अच्छी अंग्रेजी आती है? नहीं। क्या पब्लिक इसके साथ है? नहीं। क्या ये बड़ा ही स्ट्रांग है या मिलिट्री की बात मानती है? नहीं। तो ये मेरा तख्ता पलट कैसे करेगा, कैसे मुझे? लेकिन दोस्तों, जिया उल हक के माइंड में कुछ और चल रहा था, और जिया उल हक की बड़ी बेइज्जती करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो पब्लिक के सामने। ये देखो बंदर आ गया, और ये देखो ये मेरा बंदर है। जिया उल हक सारी बेइज्जती नोट कर रहे थे, है ना, नोट कर रहे थे। और फिर जब मौका आया, पूरा तख्ता पलट कर दिया उन्होंने। 1977 में सेकेंड मिलिट्री एरा पाकिस्तान में शुरू होता है, और जिया उल हक यहीं खत्म। खत्म छोड़िए, बेइज्जती नोट कर रहे थे, जिया उल हक को पकड़ा। 1974 में कोई एक पॉलिटिकल लीडर की मौत हो गई थी, जिया उल हक को उसमें फंसाया, फंसाया क्या सही भी होगा पता नहीं मुझे, और जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। फांसी दो फांसी, फांसी से नीचे कुछ मांगने मानेंगे ही नहीं। उस समय जो जिया उल हक की पत्नी थी बेनजीर भुट्टो, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक, उनकी बेटी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की जो बेटी थी बेनजीर भुट्टो, वो छोटी थी उस समय। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। जुल्फिकार और बेनजीर भुट्टो भी बाहर ही पढ़ी लिखी थी, ठीक है, मतलब उनके हालांकि हस्बैंड तो आसिफ अली जरदारी थे, शादी यहीं पे की थी, लेकिन वो बाहर पढ़ी लिखी थी, मतलब वो भी ब्रिटेन से पढ़ के आई थी, वो भी लिबरल थी थोड़ी। भाई जो ब्रिटेन से पढ़ के आएगा वो समझ लो लिबरल है ना, ऐसा इतिहास कहता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जहां पे भी जाती थी, शिमला एग्रीमेंट में भी, हर जगह जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर भुट्टो को ले जाते थे। लेकिन 1977 में इनको डाल डाल दिया जेल में, मुकदमा चलाया गया, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों, इसमें बहुत लोग ये भी बोलते हैं, मुझे लगता है सही है, कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जबरदस्ती फांसी दी गई है, क्योंकि उनको पता था, जिया उल हक को ये पता था कि अगर मैं इस इंसान को छोड़ दूंगा तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी गई। बहुत दया याचिका यहाँ पे दाखिल की गई, हाथ पैर जोड़े गए। जो इनकी बेगम थी और जो इनकी बेटी थी, पूरा परिवार जिया उल हक के चक्कर काट रहा था कि आप प्लीज मत फांसी दीजिए, हम लोग यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। नहीं मानी। जुल्फिकार अली, जिया उल हक को पता था कि अगर ये इसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो सबसे ताकतवर इंसान थे, तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। 1978 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। 1979। अब ये जो 11 साल रहे हैं पाकिस्तान के जिया उल हक के टाइम के, ये बड़े खतरनाक, खतरनाक इन द सेंस की यहां पे पूरी तरीके से इस्लामीकरण हो गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट पे चला गया। हुद हुद ऑर्डिनेंस लेके आए, शरिया लॉ इंपोज किया। यहां पे औरतों के लिए तो एक काला कानून, औरतों को कोई भी, क्या कहते हैं कि यहां पे आजादी नहीं थी, कोई बोलने की आजादी नहीं थी, कुछ नहीं था औरतों को। बड़ा मुश्किल, पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। संविधान तो चेंज कर ही दिया था, और यहां पे मतलब पूरा इस्लामीकरण कर दिया था। और इसी दौरान भारत के लिए भी इनकी नीति बहुत अच्छी नहीं थी। इसी दौरान दोस्तों आपको पता ही है कि सोवियत अफगान वॉर भी 1979 में शुरू हो गया था। रोनाल्ड रीगन पूरी तरीके से जिया उल हक को सपोर्ट कर रहे थे।
भारत के लिए ब्लीड इंडिया, ऑपरेशन ब्लीड विद 1000 कट्स, ऑपरेशन टोपैक, ये सब लॉन्च कर दिया कि कहीं पे भी इंसर्जेंसी होगी भारत में। कश्मीर में उस समय इंसर्जेंसी थी, कश्मीर का हिस्ट्री ऑफ कश्मीर मैंने कवर किया, देखिएगा। तो उसमें जिया उल हक ने फुल ऑन बोला कि जहां पे भी भारत में दिक्कत है वहां पे हम अपने लड़ाके भेजेंगे। हालांकि ऑफिशियल नहीं है कहीं, लेकिन पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट था। इधर ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए, यही पीओके में, मुजफ्फराबाद में, वहां से भर भर के ट्रेनिंग कैंप्स में। आपको पता ही है कि जो आतंकी तैयार होते थे, कश्मीर में इंसर्जेंसी करते थे, बड़ी दिक्कत थी दोस्तों। ये कैसा एरा था, मतलब भारत के लिए, और पाकिस्तान एकदम एक्सट्रीम में चला गया। अब पाकिस्तान में जितने भी लोग थे जो चाह रहे थे भैया ऐसा ना हो, जितने भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन था उनको चुपचाप करवा दिया गया, चू तक नहीं निकालोगे वरना बैंड बजा देंगे तुम्हारी। ऐसा था जिया उल हक का, ठीक है। फिर दोस्तों 1977 में फिर ये भी हुआ कि कब तक करोगे, इलेक्शन करवाओ। तो यहाँ पे रेफरेंडम करवाया, यहाँ पे 1983 की 82 में करवाया था, मुझे ध्यान नहीं है। तो रेफरेंडम करवाया यहाँ पे, तो उसमें भी जिया उल हक जीत गया। और जिया उल हक ने साफ बोल दिया कि अगर आप मेरे खिलाफ वोट कर रहे हैं तो आप इस्लाम के खिलाफ वोट कर रहे हैं। अब भैया पाकिस्तान में तो ब्लास्फेमी लॉ को पता ही है, वहां पे तो ब्लास्फेमी लॉ तो ऐसे कि मौत की सजा हो जाए। अब हालत खराब हो गई यहाँ पे लोगों की, सबने जिया उल हक को वोट किया। 1988 में जिया उल हक का प्लेन क्रैश हो गया। ये भी बड़ा विवादास्पद है, इस पर भी कंट्रोवर्सी है कि असली में क्रैश हुआ कि नहीं हुआ। अब बेनजीर भुट्टो आती है। बेनजीर भुट्टो समय प्रेग्नेंट थी, किसी को नहीं लग रहा था कि बेनजीर भुट्टो जीतेंगी, लेकिन बेनजीर भुट्टो 1988 में जीत गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी, एक सिंपैथी भी थी, लोग इनसे सिंपैथेसाइज भी कर रहे थे। लोगों का थोड़ा सा ये भी था कि यार जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है, और ऐसा सलूक हुआ। और बेनजीर भुट्टो का थोड़ा सा लिबरल माइंडसेट भी था कि हम आएंगे तो भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे, पाकिस्तान को एक डेवलपमेंट की राह पे ले जाएंगे। और इसी तरीके का इनका टेन्योर भी रहा। जब ये आई तो बड़े लिबरल रिफॉर्म्स, जो हुदहुद ऑर्डिनेंस थे, बहुत सारे ऑर्डिनेंस को उन्होंने पलटा, बहुत सारे ऑर्डिनेंस को उन्होंने बदला। लेकिन दोस्तों ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया। और फिर जब इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ 1993 में 1993 में इनकी पार्टी आ गई। फिर बेनजीर भुट्टो भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, 1990 में नवाज शरीफ आ गए। अब नवाज शरीफ भी बड़े अमीर खानदान से आते थे, और एक तरीके से चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे थे, और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इनको जबरदस्त था। तो 1990 में भैया ये आए, ये भी खाली 3 साल तक रहे, 1990 से लेकर 1993 तक। अच्छी बात यह है कि 1988 से लेकर 1999 तक यहां पे डेमोक्रेसी रहेगी। फिर बेनजीर भुट्टो आई, दोबारा चुन के बेनजीर भुट्टो आए 1993 से लेकर 1996 तक। फिर नवाज शरीफ आए 1997 से लेकर 1999 तक। और उसके बाद हो गया, नवाज शरीफ जब थे उन्होंने फिर एक गलती कर दी कि परवेज मुशर्रफ को उन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ये है जुल्फिकार जिया उल हक, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कितने आपको लग रहा है कहीं से कि ये इंसान तख्ता पलट करेगा, लेकिन उन्होंने किया। ये है बेनजीर भुट्टो, है ना, ये है बेनजीर भुट्टो। और ये 90 मतलब 2 बार, तब तक 1988 से लेकर 1999 तक, एक बार बेनजीर भुट्टो, एक बार नवाज शरीफ। अब दोस्तों मुशर्रफ अजीज यानी कि परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया। जो गलती पिछले लीडर्स ने करी थी, इंसान अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता है, वह इन्होंने कर दी। परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ, नवाज शरीफ को पता भी नहीं था कि, और जब देखिए नवाज शरीफ जब जब आए ना, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो सुधरे हैं, ये अच्छी बात रही है। नवाज शरीफ, ऐसा लग रहा था भारत पाकिस्तान मतलब रिश्ते काफी सुधर रहे हैं। इधर लाहौर बस यात्रा, अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक अलग ही विजन था। लेकिन फिर कारगिल वॉर हो जाता है। नवाज शरीफ को पता तक नहीं था कि कारगिल वॉर हुआ है। आप देखिए यहाँ की मिलिट्री और पॉलिटिकल पार्टीज में कैसा कोऑर्डिनेशन है। मिलिट्री अलग चलती है, पॉलिटिक्स यहाँ पे अलग है, इसीलिए तो डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पा रही है, रिलेशन बड़े खराब है, ठीक है। तो ऐसा है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल अलग, मतलब इनकी जो पार्टी है, नवाज शरीफ को नहीं पता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया कि भैया आपने तो हमला कर दिया है, दोस्ती का ये सलाह दोगे, नवाज शरीफ को समझ ही नहीं है कि क्या बोले, क्योंकि इनको पता ही नहीं। तो परवेज मुशर्रफ जो है वो आ गए। अब 1999 से लेकर 2007 तक परवेज मुशर्रफ रहे। और फिर दोस्तों वही होता क्या है कि पाकिस्तान में जो पार्टी आती है, जो जीतता है, सबसे पहले जितने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको चुप कराता है। नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमा चलाया यहां पे, और नवाज शरीफ को फांसी हो ही जाती। पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था। बेनजीर भुट्टो वैसे ही बाहर घूम रही है। जब यहां पे परवेज मुशर्रफ आए तो बेनजीर भुट्टो भी बाहर गई, और नवाज शरीफ, दोनों को ही भगा दिया कि आप बेटा दिखो नहीं। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था दोस्तों। 1999 से लेकर 2007 तक परवेज मुशर्रफ रहे। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा, और फिर हम देखते हैं नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो दोनों ही वापस आए, ठीक है। इसी दौरान बेनजीर भुट्टो के जो हस्बैंड थे आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट भी थे, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो इनको जेल में डाल दिया गया। और बेनजीर भुट्टो बाहर से बोल रही थी कि भैया आप हमारे हस्बैंड को छोड़ो,
2008 में जब बेनजीर भुट्टो वापस आई, ऐसा लग रहा था कि यह शानदार स्वागत हुआ बेनजीर भुट्टो को, और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया ही रहेगा। लेकिन दोस्तों बढ़िया हुआ नहीं, क्योंकि 2008 में बेनजीर भुट्टो जब वापस आई, स्वागत तो बहुत बढ़िया हुआ। परवेज मुशर्रफ ने फोन पे पहले ही बोल दिया था कि आप अगर आ रही हो आपकी जान को खतरा है, लेकिन बेनजीर भुट्टो मानी नहीं। वो चेंज लाने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान है, उनको लगा कि इलेक्शन लड़ेंगे, चेंज लाएंगे, मैं प्रधानमंत्री होंगी, उड़ा दिया बम से। बेनजीर भुट्टो को हमसे उड़ा दिया। पहले भी हमले हो चुके थे और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए और खतरनाक था। इसी दौरान दोस्तों परवेज मुशर्रफ भी हट गए थे, परवेज मुशर्रफ ने इस्तीफा दिया। अब जैसे ही परवेज मुशर्रफ ने इस्तीफा दिया, दोबारा इलेक्शन हुए। 2008 में जब इलेक्शन हुए तो यूसुफ रजा गिलानी जो थे वो प्रधानमंत्री थे। हालांकि वो 2008 से लेकर क्या कहते हैं कि 2012 तक रहे हैं, तो यूसुफ रजा गिलानी है। लेकिन अब यूसुफ रजा गिलानी जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे भाई, जीती पीपीपी। देखिए बेनजीर, आप सुनिए हुआ क्या। बेनजीर भुट्टो की है, भुट्टो ने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई। तो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो आई, 2008 में इलेक्शन हुए, मार दिया उन्हें, खत्म हो गई वो। तो गजब की सिंपैथी मिली कि इतनी बड़ी लीडर को आपने मार दिया, बम छोड़ा दिया। आपने नहीं मतलब वहां पे बम छोड़ा दिया, क्योंकि भैया पाकिस्तान में महिला प्रधान देश तो है नहीं, पुरुष प्रधान देश है वो। भाई पाकिस्तान के आप हर जगह भी देखें तो पेट्रियार्की है, कोई भी ये नहीं चाहता कि उनको एक महिला रूल करे। तो भाई पाकिस्तान जैसे देश में महिला लीडर होगी, ऐसा नहीं, ये हमारे यहां नहीं चलता है, उड़ा दिया बम से। तब यूसुफ रजा गिलानी को चुना गया, प्रधानमंत्री रहे 2008 से लेकर 2012 तक, ठीक ठाक इनका टेन्योर रहा। अब हम ये देखते हैं कि इधर नवाज शरीफ अपनी राह में थे कि अब मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना ही है। और फिर हम देखते हैं दोस्तों 2013 में फिर इलेक्शन होते हैं, और 2013 से लेकर 2017 तक, यानी कि 4 साल तक नवाज शरीफ प्रधानमंत्री रहे। इनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीती, 2017 तक ये प्रधानमंत्री रहे। लेकिन फिर इनको जेल में डाल दिया गया, अभी नवाज शरीफ जेल में है, फिर इनको जेल में डाल दिया गया। क्योंकि देखिए ऐसा था ना कि नवाज शरीफ, पनामा पेपर लीक हो गए थे, क्योंकि इन्होंने शेल कंपनी बना दी थी, इनके ऊपर आरोप लगा और इनका नाम आया। तो इसमें भाई देखिए मौका ढूंढ रहे थे, पाकिस्तान में यही होता है, बस मौका मिल जाए तो बड़े लीडर को बंद कर दे, जो भी पावरफुल लीडर होता है, ठीक है। बंद कर दिया इनको जेल में, सजा हो गई इनको, इनकी बेटी को, इनके दामाद को, सबको सजा हुई कि आपने घपला किया है, आपने शेल कंपनी बनाई है, ये सब गबन किया है, और उठा के इनको जेल में डाल दिया गया। अब दोस्तों फिर जब 2017 में इलेक्शन हुए, तब हम ये देखते हैं कि इमरान खान चुन के आए, मतलब 2018 में। तो इनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ है। अब इमरान खान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है, वहां पे इस समय बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर है खादिम हुसैन रिजवी, उनका उदय हो रहा है, जो बड़ा ही एक तरीके से बड़े कट्टर है ना। और वहां पे भी अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इमरान खान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इमरान खान का जो टेन्योर है वो 2 तरीके का है, अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। खराब इसलिए है कि मतलब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि इमरान खान भी एक लिबरल लीडर थे, लेकिन जब पाकिस्तान की कुर्सी पे जो आ जाता है, वो लिबरल छोड़ दे, कुछ नहीं, आपको करना वही है जो पब्लिक चाहेगी। और पब्लिक वहां पे चाहती है कि आप, पब्लिक इन द सेंस कि वहां पे जो कट्टर लोग हैं, कट्टर पंथियों को भी, उनको बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो चाहते हैं कि आप जो है ज्यादा जो कानून है, ज्यादा जो हमारे परंपरा है उससे छेड़छाड़ ना करें। तो अभी भी इमरान खान का जो स्टैंड है वो बिल्कुल बदला हुआ है, और पूरी दुनिया का सपोर्ट जो है वो मिल नहीं रहा है। अमेरिका भारत के साथ है, इनफैक्ट पूरी दुनिया, इस्लामिक नेशंस भी भारत के साथ है। ये सारी दिक्कत है। लेकिन अच्छी बात यह है पाकिस्तान में अभी फिलहाल डेमोक्रेसी है। अब ये कब तक रहेगी ये नहीं पता, कब तक सस्टेन करेगी ये नहीं पता, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान में 11-12 साल में तख्ता पलट हो रहा है, ठीक है। और अब देखिए 2007 के बाद पाकिस्तान में भी 13 साल हो गए हैं। तो ये कब तक होगा, क्या इमरान खान अपना टेन्योर पूरा कर पाएंगे, ये हमको नहीं पता। ये है परवेज मुशर्रफ, और ये है नवाज शरीफ, और ये है इमरान खान। तो ये लेक्चर था दोस्तों, पाकिस्तान का इतिहास इन शॉर्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। वैसे इन सब पे मैंने सेपरेट लेक्चर्स भी बनाए हैं, आप जरूर देखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।